हेलो स्टूडेंट, अपने वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किसने टू सेक्टर मॉडल के बारे में अपनी क्या विचार व्यक्त किए हैं। किस तरीके से आय और व्यय या आप कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को संतुलन बिंदु पर लाने में सहायक होते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि टू सेक्टर कीन्सेन मॉडल क्या है और किस तरीके से ये संतुलन स्थापित करता है अर्थव्यवस्था में। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे टू सेक्टर कीन्सेन मॉडल। आप जानते हैं कि किन्स ने समस्त व्यय तथा समस्त पूर्ति के प्रथम दृष्टिकोण के अंतर्गत आय निर्धारण के लिए 3 प्रकार के मॉडल्स बताए हैं। इसमें पहला मॉडल है टू सेक्टर मॉडल। आइए देखते हैं ये टू सेक्टर मॉडल किस तरीके से अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन कर रहा है। डायग्राम आपके सामने है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा एक्सप्लेनेशन चलेगा। तो अंडर टू सेक्टर कीन्सेन मॉडल, aggregate expenditure is comprised of 2 components as planned or desired consumption demand and planned investment demand. किन्स ने ये जो टू सेक्टर मॉडल की व्याख्या करी है, इसके अंतर्गत इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि समस्त व्यय में नियोजित उपभोग की मांग तथा नियोजित निवेश की मांग के रूप में 2 घटक शामिल होते हैं। इस प्रकार ये उपभोग तथा निवेश कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का टोटल है या योग है। दूसरी तरफ समस्त पूर्ति को 45 डिग्री सकारात्मक ढलान जो कि उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय के रूप में दिखाई गई है के रूप में माना गया। मूल रूप से आय के स्तर को निर्धारित करने के लिए समस्त व्यय अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन एवं आय के बराबर होता है। इसे एक बिंदु के माध्यम से आपके डायग्राम में दिखाया गया है, जहां आप देखिए डायग्राम को, जहां समस्त व्यय जो है हमारा C+I 45 डिग्री रेखा काटती है। ये रेखा राष्ट्रीय आय के संतुलन के स्तर को निर्धारित करने के लिए आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट का निर्माण करती है, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये दोनों बिंदु। आप रेखा चित्र देखते रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेखा चित्र की सहायता से सरलता से इस बात को स्पष्ट किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आय के स्तर को हमने x अक्ष के माध्यम से और समस्त व्यय के स्तर को, व्यय मीन्स कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर को हमने y एक्स के माध्यम से दर्शाया है। अर्थव्यवस्था में समस्त पूर्ति एवं कुल उत्पादन के संदर्भ में 45 डिग्री रेखा उत्पादन अथवा आय का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रही है। ये जो हमारी 45 डिग्री की रेखा है, ये हमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही है, परंतु इसे मॉडल के अंतर्गत मान लिया गया है। इसको हमने एक मॉडल के रूप में दर्शाया है। राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पे निर्धारित होगा, जो हमारी नेशनल इनकम है उसका इक्विलिब्रियम उस बिंदु पे निर्धारित होगा जहाँ पर कि हमारा समस्त व्यय टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि बिंदु ई पर आप देखिए, बिंदु ई पर कुल पूर्ति को काट रहा है। आप देख रहे हैं बिंदु ई पर इसने कुल पूर्ति को काटा है। ये आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में।
आई होप आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। समस्त व्यय, उपभोग मांग जो हमारी कंजम्पशन के लिए डिमांड है, तथा निवेश मांग, इन्वेस्टमेंट की जो मांग है का योग है, दैट मीन्स सी प्लस आई। और पास से आप देख सकते हैं डायग्राम को, इस तरीके से करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप ऐसे ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। यस, उपभोग मांग अर्थव्यवस्था में सीसी के रूप में प्रदर्शित लोगों की योजना वृद्ध एवं वांछित मांग है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सीसी रेखा जो है ये उपभोग मांग जो हमारी अर्थव्यवस्था में है उसको दर्शा रही है। फिर निवेश की मांग को स्वायत्त निवेश के रूप में दर्शाया गया है। जो निवेश की मांग है इसको स्वायत्त निवेश के रूप में दर्शाया गया है, जो आय के समस्त स्तर पर समान रहती है। इनकम का कोई भी लेवल हो, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इस स्थिति में सामान्य दिखाई दे रहा है। समस्त मांग अनुसूची जो शेड्यूल हमने बनाया है सी प्लस आई का उपभोग तथा स्वायत्त निवेश के योग के द्वारा स्पष्ट किया गया है। सी सी डैश, आप देखिएगा डायग्राम में, ये सी सी डैश रेखा जो है आपकी दिस वन, तथा सी प्लस आई के मध्य का अंतर स्वायत्त निवेश की मात्रा तथा स्वायत्त निवेश की मात्रा तथा रहतिया में अनियोजित कमी है। ये जो दो गैप है, द गैप बिटवीन सी सी डैश एंड सी प्लस आई is the volume of autonomous investment or the unplanned fall in inventory. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जब C प्लस आई रेखा 45 डिग्री रेखा को अर्थात बिंदु Z पर काटती है, बिंदु Z पर काटती है, देखिए जब C प्लस आई रेखा, ये जो C प्लस आई रेखा आपने बनाई है, ये रेखा 45 डिग्री रेखा को अर्थात बिंदु Z पर काटती है तो इसे संतुलन कहा जाता है। इस बिंदु पर संतुलन कहा जाता है। बिंदु OYE की आय के स्तर को निर्धारित करने में सहायता करता है। OY और E आप देख सकते हैं डायग्राम में, OY एंड E की आय के स्तर को निर्धारित करने में सहायता करता है। इस स्तर पर समस्त मांग उत्पादन अथवा आय के समस्त मूल्य के बराबर हो जाता है। जितना भी हमारा उत्पादन है, मांग उत्पादन और अथवा आय के समस्त मूल्य के बराबर हो जाता है। जितना भी इस स्तर पे समस्त मांग जो है उत्पादन अथवा आय के समस्त मूल्य के बराबर हो रही है। चित्र में से आपको ये भी स्पष्ट हो रहा होगा कि संतुलन की स्थिति स्थिर रहती है। यहाँ पर अभी संतुलन की स्थिति जो है वो स्थिर रहती है, क्योंकि अतिरिक्त मांग अथवा अतिरिक्त पूर्ति को उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है जहां मांग OYE स्तर पर पूर्ति के बराबर होती है। जब समस्त मांग इसके समस्त पूर्ति से अधिक होती है तो इसके परिणाम स्वरूप अस्थिर संतुलन होगा तथा आय स्तर OYE होता जो OYE से कम होगा।
आप देख रहे हैं डायग्राम में, अगर कोई भी हम संतुलन ले रहे हैं तो हमारा जो ये है ये डेविएट कर रहा है और अल्टीमेटली इस बिंदु पे संतुलन हमारा स्थापित होगा। कोई भी हम और लाइन देखेंगे। इस स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं की अतिरिक्त मांग से जितना भी जो भी आपने लेवल अभी देखा है, इस एट दिस लेवल excess demand of goods and services is result into unplanned fall in inventory। होता क्या है देखिए, इस स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं की अतिरिक्त मांग से रहतियों में अनियोजित गिरावट आएगी, अनप्लान्ड गिरावट आएगी, जो अतिरिक्त मांग क्रिएट होगी। और जो इन्वेंट्रीज होती द फॉल इन इन्वेंट्रीज और इनसफिशिएंसी ऑफ सप्लाई फोर्स, क्योंकि मांग ज़्यादा हो रही है और सप्लाई हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास अभी नहीं है, तो सप्लाई फोर्स द प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट मोर एंड रेज द प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। जब डिमांड अधिक हो रही है और मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं है, तो इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स प्रयास करेंगे और उस बिंदु तक ले जाने का प्रयास करेंगे जहां तक वो उसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो जाए। उत्पादन में वृद्धि उस समय तक लगातार की जाएगी जब तक अर्थव्यवस्था संतुलन बिंदु पर वापस नहीं आ जाती। यदि समस्त पूर्ति समस्त मांग से अधिक है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो अर्थव्यवस्था OY1 स्तर पर कार्य करती है, OY1 स्तर पर कार्य करेगी, जो कि OYE से अधिक है। इस स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक पूर्ति के परिणाम स्वरूप उत्पादकों द्वारा अनियोजित रहतिया में वृद्धि होगी। आप देख रहे हैं एट दिस लेवल एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज will result into rise in the unplanned inventories by the producers. The rise in inventories would force producers to reduce the production as they will decrease the output unless the economy back to the equilibrium of national level. This is the equilibrium. अगर हम अपना अनप्लान इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं और हमारी डिमांड उतनी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें अपना इन्वेस्टमेंट उस बिंदु तक कम करना पड़ेगा जहां तक कि हम पुनः संतुलन बिंदु पर नहीं प्राप्त हो जाते। संतुलन की एक शर्त ये है कि C+I दैट मीन्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, अर्थात समस्त मांग की जो ढलान है C बड़ा वाला C और C डैश ढलान के बराबर होनी चाहिए। उपभोग ढलान C से डैश MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो सदैव 1 से कम होती है। आप जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। रेखा चित्र में जो आपका डायग्राम है उसमें देखिए, संतुलन के लिए C+I रेखा को ऊपर से 45 डिग्री रेखा पर काटती है। ये जो रेखा है संतुलन प्राप्त करती है। तथा यदि C+I रेखा नीचे से 45 डिग्री पे काट रही है तो MPC 1 से अधिक हो जाता है, जो संतुलन को अस्थिर बनाता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जहाँ डिमांड और सप्लाई की स्थिति, जब हम ये देखते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से और मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं है, प्रोड्यूसर्स के पास उतना प्रोडक्ट नहीं है कि वो उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरा कर सकें, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी अनप्लान इन्वेंट्रीज जो होती है उसके माध्यम से कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने का प्रयास करते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का
प्रयास करते हैं और उस सीमा तक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जहां तक कि वो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से यदि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, ऐसी स्थिति में जब डिमांड कम होगी तो जो सामान है या प्रोड्यूस है वो मार्केट में होल्ड कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, रिजर्व में पड़ा रहेगा और ये उस सीमा तक उस मार्केट से सामान होल्ड होता रहेगा जब तक कि वो डिमांड जो है मार्केट में उसको वो उस माध्यम से पूरा नहीं कर लेते और जिस बिंदु पर मांग इज इक्वल टू सप्लाई होगी वहीं पे हमारा नेशनल इनकम का स्तर निर्धारित होगा या नेशनल इनकम जो होगी वो हमारी संतुलन पर होगी। तो गिल्स ने आपने इस डायग्राम के माध्यम से टू सेक्टर इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आई होप आपको गिल्स का ये मॉडल टू सेक्टर किल्सन मॉडल समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।